हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ममित कुमार जैन। वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। देखिए, आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेके आ रहा हूँ जो भारतीय न्यायिक संहिता से है, कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट। लेकिन अभी मैं आपके सामने ये लेक्चर थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूँ उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि टारगेट फॉर आईक्यू प्लेटफॉर्म पे हम एक नया बैच इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं एपीओ का, जो स्पेशली यूपी और यूके एपीओ के लिए होगा, जिसमें भारतीय न्यायिक संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यानी कि जो ये तीनों न्यू क्रिमिनल एक्ट्स हैं जो 2023 में इंट्रोड्यूस हुए थे और 1 जुलाई 2024 को ये एनफोर्स हुए थे, इसके रिगार्डिंग टारगेट फॉर आईक्यू प्लेटफॉर्म पे एक नया बैच इंट्रोड्यूस होने जा रहा है। और ये जो बैच इंट्रोड्यूस हो रहा है ये 10 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 10 सितंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। और साथ ही साथ ये जो हमारा टाइमिंग रहेगा ये इवनिंग में 7 बजे से लेके 8 बजे तक ये बैच रहेगा हमारा। और इसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लास आपको इसमें अवेलेबल होंगी। साथ ही साथ इसमें टेस्ट सीरीज और जो यदि आपको इसमें कोई कंटेंट्स आपको होगा वो सब आपको अवेलेबल होगा। तो चलिए, मैं आज आपके सामने जो टॉपिक लेके आ रहा हूँ वो भारतीय न्यायिक संहिता का एक तो सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 की हम बात करेंगे जो है कॉमन इंटेंशन, और साथ ही साथ जब हम कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो उसके लिए हमें भारतीय न्यायिक संहिता में 2 सेक्शन देखने चाहिए, सेक्शन 189 और सेक्शन 190। तो चलिए मैं आपको समझा दूं, ये जो बात आ रही है कॉमन इंटेंशन की, जो भारतीय न्यायिक संहिता में आप देखने को मिलता है आपको सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 में, जो पहले आईपीसी में सेक्शन 34 में, शायद आप सब लोग इस बात को लेकर अवेयर होंगे, नोन होंगे कि जो बात पहले आईपीसी में सेक्शन 34 में थी अब वो बात सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 में है। साथ ही साथ जो कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करते हैं जिसके लिए आप पहले आईपीसी में सेक्शन 141 एंड 149 देखते थे, अब ये बात आपको देखने को मिलती है सेक्शन 189, और साथ ही साथ इसके लिए आप पढ़ते हैं सेक्शन 190। और जब हम सेक्शन 189 को देखते हैं तो इसमें आपको अनलॉफुल असेंबली या विधि विरुद्ध जमात भी देखने को मिलता है। तो चलिए मैं इन शॉर्ट ये कोशिश करूंगा इस लेक्चर में कि कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट होता क्या है, उसमें बेसिक डिफरेंस होता क्या है। देखिए, जब हम बात करते हैं कॉमन इंटेंशन यानी कि सामान्य आशय की, तो कॉमन इंटेंशन को ना तो आईपीसी में ना ही भारतीय न्यायिक संहिता में कहीं डिफाइन किया गया है। लेकिन यदि हम बात करते हैं सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 की, तो वो हमें ये कहता है व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्संस इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, ईच ऑफ सच पर्सन इज लायबल फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन। यानी कि जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्ति द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अक्सर करने में किया जाता है, तब हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी दायित्व के अधीन है मानो वो कार्य उसने अकेले ने किया है। यानी कि यहाँ पर एक बात आती है इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, यानी कि जब हम बात करते हैं सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 की, तो इसमें एक प्रिंसिपल निकल के आता है, प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट लायबिलिटी, यानी कि संयुक्त दायित्व का सिद्धांत। यानी कि जब कई व्यक्तियों ने अपने सामान्य आशय को अग्रसर करने में कोई क्रिमिनल एक्ट किया है, तब हर व्यक्ति उस कार्य के लिए ऐसे ही लायबल होगा मानो कि हर व्यक्ति ने इंडिविजुअली सेपरेटली उस ऑफेंस को अकेले किया है। और जहां तक बात आती है इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, यानी कि अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में, तो ये बात भी मैं आपको बता दूं कि जब हमारा आईपीसी ड्राफ्ट हुआ था तो सेक्शन 34 में इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल ओरिजिनली वहां पर नहीं था, और 1870 के अमेंडमेंट में हमने आईपीसी में इसे बाद में ऐड ऑन किया। लेकिन इसका मतलब क्या है, अब तो यदि हम बात करते हैं सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 में, तो ये सीधे सीधे लिखा हुआ है इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, यानी कि अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में। इसका मतलब ये होता है कि प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स, यानी कि प्री अरेंज प्लान कह लीजिए, यानी कि पूर्व निर्धारित योजना या मस्तिष्कों का पूर्व मिलन। यानी कि यदि ऐसा हो कि जो एक्यूज्ड हैं, को एक्यूज्ड हैं, उनका प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड हो चुका था, तो उन्होंने उस जो उनकी योजना बनी थी, जो प्री अरेंज प्लान था, उस योजना के फर्दरेंस में यदि कोई क्रिमिनल एक्ट किया जाता है तो हर व्यक्ति उस एक्ट के लिए, उस ऑफेंस के लिए ऐसे लायबल होगा मानो वो कार्य उसने अकेले नहीं किया है। लेकिन ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 भारतीय न्यायिक संहिता है, ये अपने आप में कोई सब्सटेंटिव ऑफेंस क्रिएट नहीं करता है, ये अपने आप में कोई मूल अपराध क्रिएट नहीं करता है। और साथ ही साथ सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 में जो कॉमन इंटेंशन है इसे कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, इसे कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। लेकिन साथ ही साथ आप ये बात ध्यान रखेंगे कि जब सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 को हम अप्लाई करते हैं तो आपको ये साबित करना पड़ेगा कि जितने भी सो कॉल्ड को एक्यूज्ड हैं उनका उस ऑफेंस को किए जाने में एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। यानी कि भले ही वो पार्टिसिपेशन कितना ही पैटी क्यों ना हो, कितना ही इनसिग्निफिकेंट क्यों ना हो, कितना ही महत्वहीन क्यों ना हो, लेकिन पार्टिसिपेशन जरूर होना चाहिए। जैसे
कि आप सब जानते हैं कि एक केस इसमें बड़ा लीडिंग केस आता है बारिंदर कुमार घोष वर्सेस एम्परर का। उसमें जो जस्टिस लॉर्ड समनर थे उन्होंने भी ये बात कही थी कि दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, यानी कि वे व्यक्ति भी कार्य करते हैं जो मात्र खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं। इसका मतलब ये कि यदि कोई व्यक्ति उसका जो कार्य है वो भले ही उस ऑफेंस को किए जाने में कितना ही पैटी क्यों ना हो, कितना ही तुच्छ क्यों ना हो, लेकिन यदि वो मात्र खड़ा भी है और मात्र पहरा भी दे रहा है तो भी वो उस ऑफेंस के लिए ऐसे लायबल होगा मानो वो ऑफेंस उसने अकेले ने किया है। और यदि हम बात करते हैं ऋषिदेव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस की, जो 1955 का है, सुप्रीम कोर्ट का केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया था कि क्रिमिनल इंटेंशन में डेवलप ऑन स्पॉट, यानी कि जो सामान्य आशय वो घटनास्थल पर भी उत्पन्न हो सकता है। लेकिन जहां तक बात आ रही है, एक केस हमारे सामने था श्री कांतिया वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का, वो भी 1955 का था। और इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट थी उनका ये कहना था, उनका ये मानना था कि यदि आपको जो प्रीवियस 34 आईपीसी की बात करते हैं जो प्रेजेंटली अब सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 है, तो सेक्शन 34 आईपीसी के रिगार्डिंग श्री कांतिया वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के केस में सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जब ये ऑफेंस कमिट किया जा रहा है तो सभी जितने भी एक्यूज्ड हैं उनका स्पॉट पे प्रेजेंट होना जरूरी है। लेकिन इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जीएम देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के केस में, जो 1960 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है कि जो जनरल रूल है हमारा वही चलेगा कि जब ये ऑफेंस कमिट किया जा रहा है तो जो स्पॉट पे सभी व्यक्तियों का, सभी अभियुक्तों का वहां पर फिजिकल प्रेजेंस होना जरूरी है। लेकिन कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जिनमें आप फिजिकल प्रेजेंट नहीं भी हैं तो भी हम आपके ऊपर सेक्शन 34 आईपीसी यानी कि प्रेजेंट में सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉमन ऑब्जेक्ट की, तो देखिए कॉमन ऑब्जेक्ट को जो पहले आईपीसी में 141 में बता रखा था, 5 इसमें इलीगल ऑब्जेक्ट बता रखे थे जो अब आ गए हैं 189 में। और 189 में आपको कॉमन ऑब्जेक्ट जानने के लिए इसमें एक डेफिनेशन देखनी पड़ेगी अनलॉफुल असेंबली की, यानी कि विधि विरुद्ध जमाव की। और देखिए जो अनलॉफुल असेंबली जो एक 5 या अधिक व्यक्तियों का समूह होता है, बेसिकली उनका 189 में जो 5 इलीगल ऑब्जेक्ट दे रखे हैं जिन्हें अब हम कॉमन ऑब्जेक्ट के नाम से जानेंगे, तो ये जो 5 इलीगल ऑब्जेक्ट हैं उन ऑब्जेक्ट में से किसी ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए यदि 5 या 5 से अधिक लोग असेंबल्ड होते हैं तो उन्हें हम अनलॉफुल असेंबली कहते हैं। और सेक्शन 189 बीएनएस में जो ये 5 इलीगल ऑब्जेक्ट दे रखे हैं उनको ही हम उस अनलॉफुल असेंबली का कॉमन ऑब्जेक्ट बोलते हैं। लेकिन जब हम 189 को देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि एन असेंबली ऑफ 5 or more persons इज डेजिग्नेटेड एज अनलॉफुल असेंबली इफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ द पर्सन्स कंपोजिंग दैट असेंबली इज, यानी कि ये कह रहा है कि 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहा जाएगा यदि वे व्यक्ति जिनसे वो जमाव गठित हुआ है उनका सामान्य उद्देश्य हो। क्या? और यही मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसमें 5 इलीगल ऑब्जेक्ट बता रखे हैं, 5 इलीगल ऑब्जेक्ट बताए हुए हैं। और ये 5 इलीगल जो ऑब्जेक्ट हैं जिसके लिए हमारी वो अनलॉफुल असेंबली यानी कि 5 या 5 से अधिक लोगों का जो ग्रुप है वो असेंबल्ड हुआ है, तो इसी को हम जानते हैं कॉमन ऑब्जेक्ट के नाम पे, जो उस अनलॉफुल असेंबली का कॉमन ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो ये 5 ऑब्जेक्ट कौन से हैं? पहला ऑब्जेक्ट जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि टू ओवरएव by use of criminal force or show of criminal force central government or any state government, parliament or the state legislature, any state legislature or any public servant when exercise in the lawful power of such public servant। तो यहाँ पर पहला पॉइंट हमें यही कह रहा है कि जो आप 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जो असेंबली है, जो जमाव है, उसका पहला ऑब्जेक्ट यदि वो इस फेज से असेंबल्ड हुए थे कि उनका पहला ऑब्जेक्ट क्या था, या तो उनका ऑब्जेक्ट ये था कि केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार को, संसद या किसी राज्य की विधानमंडल को या किसी लोक सेवक को, जबकि वह ऐसे लोक सेवक की विधिपूर्ण शक्तियों का निर्वहन कर रहा है, उसे आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करना।
फिर हम दूसरा जो इसमें ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो ये पहला ऑब्जेक्ट हो उनका जो 5 या 5 से अधिक लोग असेंबल्ड हुए हैं, या दूसरा ऑब्जेक्ट हो सकता है टू रेसिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और लीगल प्रोसेस, यानी कि किसी विधि या वैध आदेशिका के निष्पादन का प्रतिरोध करना। या फिर तीसरा इनका ऑब्जेक्ट दोनों में से कोई ना हो, तीसरा यदि ये ऑब्जेक्ट होता कि टू कमिट एनी मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास और एनी अदर ऑफेंस, यानी कि किसी राष्ट्रीय आपराधिक अतिचार या किसी अन्य अपराध का करना। यहाँ पर एनी अदर ऑफेंस का मतलब वही जो लगभग मिसचीफ या क्रिमिनल ट्रेसपास जैसे नेचर का सिमिलर कोई ऑफेंस होना चाहिए। जैसे हम क्रिमिनल ट्रेसपास की बात करते हैं तो उसमें चाहे हम 5 या 5 से अधिक लोग इसलिए असेंबल्ड हुए थे कि हम मिसचीफ करें या क्रिमिनल ट्रेसपास करें, या इसी नेचर का कोई ऑफेंस जैसे हाउस ट्रेसपास हो जाए, हाउस ब्रेकिंग हो जाए, लर्किंग हाउस ट्रेसपास हो जाए, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट हो जाए, तो ये सब सिमिलर ऑफेंस हैं, इनका नेचर सेम है। तो यदि हम इनमें से किसी भी ऑफेंस को कमिट करने के लिए 5 या 5 से अधिक लोग असेंबल्ड होते हैं तो ये हमारा अनलॉफुल असेंबली होगा। और मैंने यहाँ पे अब तक जो 3 ऑब्जेक्ट बताए हैं ये कॉमन ऑब्जेक्ट माने जाएंगे उस अनलॉफुल असेंबली के। चौथा ऑब्जेक्ट उनका हो सकता है by means of criminal force or show of criminal force to any person to take or obtain the possession of any property or to deprive to any person of enjoyment of right of way or of use of water or any other incorporeal right of which he is in possession or of enjoyment और टू एनफोर्स एनी राइट और सपोज राइट, यानी कि इसका मतलब ये कि आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा किसी व्यक्ति से, जो हम किसी व्यक्ति के ऊपर यूज कर रहे हैं या आपराधिक बल का प्रदर्शन, क्यों? ताकि उससे कोई संपत्ति हम उससे ले लें या फिर उसे किसी अधिकार से, चाहे वो उसका रास्ते का अधिकार हो, चाहे जो जल के उपयोग का अधिकार है या कोई अमूर्त अधिकार है, उस अधिकार से जिसका कि वो कब्जा रखता है या उसका उपभोग करता है, उससे हम उसको वंचित कर दें, या कोई अधिकार या अनुमानित अधिकार को हम उसे प्रवर्तित करें या लागू करें। और ये हमारा चौथा ऑब्जेक्ट था। या ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 189 में 5 इलीगल ऑब्जेक्ट बता रखे हैं, जिससे मैंने 4 आपको बताए, और 5वां ऑब्जेक्ट हो सकता है बाय मींस ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू कंपेल एनी पर्सन टू डू what he is not legally entitled to do or to omit what he is legally entitled to do। यानी कि इसका मतलब ये कि आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा किसी व्यक्ति को कंपेल करना, विवश करना, क्या किसी ऐसी बात को करने के लिए विवश करना जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध नहीं है, या किसी ऐसी बात को लोप करने के लिए विवश करना जिसे करने के लिए वह विधि पूर्वक बाध्य है। तो यहाँ पर यदि अनलॉफुल असेंबली 189 में, और इस अनलॉफुल असेंबली जो 5 या अधिक लोगों से मिलकर बनती है, और यदि 5 या अधिक लोगों से मिलकर बनने वाली असेंबली का इन 5 इलीगल ऑब्जेक्ट में से कोई एक ऑब्जेक्ट अचीव करने का पर्पस था, इसलिए वो 5 या 5 से अधिक लोग असेंबल्ड हुए थे, तो ये ही उस अनलॉफुल असेंबली के इलीगल ऑब्जेक्ट यानी कि कॉमन ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। तो इस बात को आप मोटे तौर पे समझेंगे कि कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि कॉमन इंटेंशन अपने आप में एक सब्सटेंटिव ऑफेंस क्रिएट नहीं करता, बल्कि कॉमन ऑब्जेक्ट यानी कि सिर्फ अनलॉफुल असेंबली का मेंबर हो जाना, ये बात 189 सबसेक्शन 2 में आप देखेंगे, तो सिर्फ अनलॉफुल असेंबली का ये जानते हुए कि इसका ऐसा इलीगल ऑब्जेक्ट था, आप उसमें असेंबल्ड हो जाते हो, या जानने के, यानी कि भले जिस समय आप असेंबल्ड हुए थे आपको नहीं पता था, लेकिन जब आप उसमें असेंबल्ड हो गए फिर आपको पता चला कि ये इस 5 इलीगल ऑब्जेक्ट में से किसी ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए असेंबल्ड थी, और उसके बाद भी आप उस असेंबली में बने रहते हैं, तो ये अपने आप में एक ऑफेंस माना जाएगा। और दूसरी बात यहाँ पर ये कि कॉमन इंटेंशन की बात करें, सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 में जो एक ज्वाइंट लायबिलिटी आपके ऊपर इंपोज की जाती है, तो यहाँ पर ज्वाइंट लाइबिलिटी तब इंपोज की जाएगी जहां पर वो रॉन्ग डूअर, जो अपराधी हैं, वो कम से कम 2 हो, जबकि कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए जो ज्वाइंट लाइबिलिटी आपके ऊपर इंपोज की जाती है उसमें कम से कम 5 व्यक्ति होने चाहिए। मैं आपको बता दूं कि जब सेक्शन 190 आप पढ़ेंगे तो उसमें भी एक ज्वाइंट लाइबिलिटी की बात आती है, एक ज्वाइंट लाइबिलिटी की बात आती है। और ज्वाइंट लाइबिलिटी हमें क्या बोलता है कि यदि आप उस अनलॉफुल असेंबली के मेंबर हैं और आप ये जानते थे कि उस अनलॉफुल असेंबली के इन 5 इलीगल ऑब्जेक्ट में से किसी ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए, जैसा भी आप जिस पर्पस के लिए असेंबल्ड होते, उस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए उस अनलॉफुल असेंबली द्वारा या उसके किसी मेंबर द्वारा कोई ऑफेंस किया जा सकता है, और एक्चुअली
किसी अनलॉफुल असेंबली के किसी मेंबर ने वो ऑफेंस कमिट कर दिया, तो जिस समय वो ऑफेंस कमिट किया गया था उस समय जो कोई भी उस अनलॉफुल असेंबली का मेंबर था वो उस दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए, जो अनलॉफुल असेंबली का मेंबर था उस दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए रॉन्गफुल एक्ट के लिए हर व्यक्ति जो ऑफेंस किए जाने के वक्त उस अनलॉफुल असेंबली का मेंबर था वो भी ऐसे ही रिस्पॉन्सिबल होगा, ऐसे ही लायबल होगा मानो वो कार्य उसने अकेले ने किया हो। तो यहाँ पर ये भी एक ज्वाइंट लायबिलिटी की बात की जा रही है सेक्शन 190 में, जो पहले था सेक्शन 149 में। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि दोनों में ज्वाइंट लायबिलिटी की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर यदि हम कॉमन इंटेंशन के आधार पर किसी के ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी इंपोज कर रहे हैं वो तभी कर सकते हैं जब रॉन्ग डूअर कम से कम 2 व्यक्ति हों, और यहाँ पर हम किसी के ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी तभी इंपोज कर सकते हैं जब कम से कम 5 व्यक्ति हों। और बेसिकली इसमें जो डिफरेंस इस केस में बताया गया था, जो आपका एक बहुत प्रोमिनेंट केस इसमें आता है, नानक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस आपके सामने है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक डिफरेंस ये बताया था कि जहां तक हम बात करते हैं सेक्शन 34 की, क्योंकि वो जो डिफरेंस था वो आईपीसी सेक्शन 34 और 149 के ऊपर था, जो प्रेजेंटली भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 और 189 बन चुका है। उसमें ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंस बताया था कि यहाँ पर आपके ऊपर लायबिलिटी इंपोज करने के लिए प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स होना चाहिए, यानी कि अभियुक्तों के बीच में एक प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड यानी कि प्री अरेंज प्लान होना चाहिए। लेकिन जहां तक हम बात करते हैं कॉमन ऑब्जेक्ट की, यानी कि कॉमन ऑब्जेक्ट में क्या आपको लगता है कि प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स होता है? नहीं होता। सिर्फ आपके ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी इंपोज करने के लिए यहां तो प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 में, लेकिन जब हम बात करते हैं सेक्शन 189 की तो यहां पर जो को एक्यूज्ड है उन पर क्रिमिनल लायबिलिटी इंपोज करने के लिए उनके बीच में प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स होना जरूरी नहीं है, प्री अरेंज प्लान होना जरूरी नहीं है। सिर्फ हम इतना साबित कर दें कि उस ऑफेंस को किए जाने के वक्त यदि आप उस अनलॉफुल असेंबली के मेंबर थे तो बस इतना सफिशिएंट है और आपके ऊपर हम वो क्रिमिनल लायबिलिटी इंपोज कर देंगे और ऐसा ट्रीट करेंगे कि मानो वो क्रिमिनल एक्ट आपने अकेले ने खुद ने किया है। तो बेसिक डिफरेंस हमारा यही है। और इस बात को और जान लीजिएगा कि यदि वो अनलॉफुल असेंबली के मेंबर अपने उस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए, जिससे कॉमन ऑब्जेक्ट का है, इन 5 इलीगल ऑब्जेक्ट जिसे मैंने उस अनलॉफुल असेंबली का कॉमन ऑब्जेक्ट कहा है, इनमें से किसी भी ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए यदि अनलॉफुल असेंबली द्वारा या उसके किसी मेंबर द्वारा कोई फोर्स या वायलेंस यूज किया जाएगा तो यही एक और ऑफेंस बन जाएगा और यही बन जाएगा राइटिंग। यही बन जाएगा राइटिंग, जिसे बोलते हैं बलवा करना। तो ये बनता है हमारा राइटिंग। तो बेसिक मुझे लगता है कि इस लेक्चर में आपको मोटे तौर पे आपको बात समझ में आई होगी कि कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है। और जहां तक मैंने ये भी समझाने की कोशिश किया है कि जो कॉमन इंटेंशन है ये अपने आप में कोई सब्सटेंटिव ऑफेंस नहीं है, जबकि यदि आप अनलॉफुल असेंबली के मेंबर होते हैं तो ये अपने आप में एक सब्सटेंटिव ऑफेंस बनता है। और कहीं ना कहीं कॉमन इंटेंशन अनडिफाइंड है, यानी कि अपरिभाषित है और अनलिमिटेड है, जबकि जो कॉमन ऑब्जेक्ट है इसे सेक्शन 189 के 5 इलीगल ऑब्जेक्ट में डिफाइन कर रखा है। और ये केवल जो कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करें ये अनलिमिटेड नहीं है, बल्कि 189 के ये 5 इलीगल ऑब्जेक्ट तक ही ये सीमित किया गया है। तो आज के लिए हमारा ये लेक्चर यहीं तक रहेगा। और हमारा जो एपीओ बैच आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करना चाहेंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप उसमें जल्दी से कॉन्टैक्ट कीजिए और हमारे इस बैच से जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।